सोमवंश उड़ीसा का संबलपुर और कालाहांडी क्षेत्र 1905 ईस्वी तक छत्तीसगढ़ के अंग थे। बंगाल विभाजन के फलस्वरूप भौगोलिक सीमाओं में जो परिवर्तन हुआ उससे उपरोक्त भाग उड़ीसा में सम्मिलित किए गए। श्री राम नेमा के अनुसार सोमवंशी राजाओं के अनेक अभिलेख मैकल, कोसल व उत्कल क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं, जिनसे इस वंश के बारे में पर्याप्त जानकारी उपलब्ध होती है। साहित्यिक सिक्के संबंधी व स्थापत्य संबंधी प्रमाण भी इनके इतिहास को प्रस्तुत करने में सहायक रहे हैं। राय बहादुर हीरालाल ने लिखा है, सोमवंशियों का राजधानी क्यों परिवर्तित करना पड़ा? जो चढ़ता है वह गिरता है। एक दिन वह आया कि सोमवंशी को यथा नाम तथा गुण वाली राजधानी श्रीपुर को छोड़कर विनीतपुर का आश्रय लेना पड़ा। डॉक्टर P.L. मिश्रा के अनुसार सोमवंशी शासक कोसल या छत्तीसगढ़ कोसल के ही शासक थे, उड़ीसा के नहीं। इसलिए छत्तीसगढ़ कोसल के इतिहास में सोमवंश पूर्णतः उचित है। हम इन्हें अधिक से अधिक पूर्वी कोसल के सोमवंशी शासक कहेंगे, पर उड़ीसा के सोमवंशी कहना उनके साथ घोर अन्याय होगा। श्री डॉक्टर श्याम कुमार पांडे के अनुसार सोमवंशी शासकों की उपाधि त्रिकलिंगाधिपति थी। इस वंश के किसी भी शासक ने अपने को पांडुवंशी नहीं कहा। यद्यपि इस वंश के शासकों के नाम पांडु नरेशों के नाम की पुनरावृत्ति है। सोमवंशी पर शोध कार्य करने वाले डॉक्टर श्री राम नेमा भी इन्हें सोमवंशी किंग ऑफ साउथ कोसल एंड उड़ीसा लिखा है। उनके अनुसार मैकल, कौशल व उत्कल क्षेत्र से प्राप्त अभिलेखों के आधार पर निष्कर्ष रूप से कहा जा सकता है कि सोमवंशी, जो पांडुवंशी भी कहलाते हैं, चंद्र से उत्पन्न हैं। सोमवंशी राजा महान चंद्रवंश के थे, क्षत्रिय थे। सोमवंशी सिर्फ कोसल या दक्षिण कोसल के ही थे। उड़ीसा मात्र उसका साम्राज्य था, विस्तार था या उनका उपनिवेश था, पर कोसल उनका आधार था, पहचान और मान था, जिसे वे आखिर तक नहीं छोड़े। महाभागुप्त जन्मेजय ने अपने अधिकांश लेखों में अपने पहले पूर्वज के रूप में शिवगुप्त का उल्लेख किया है। महाशिवगुप्त बलार्जुन पांडुवंश का प्रतापी शासक था, यह सर्वज्ञात है। इसी का मूल नाम शिवगुप्त था। महाशिवगुप्त बलार्जुन पांडुवंश का प्रतापी शासक था, यह सर्वज्ञात है। इसी का मूल नाम शिवगुप्त था। राय बहादुर हीरालाल स्पष्ट लिखते हैं, सिरपुर में राजाओं के दो ही नाम चलते थे, अर्थात महाशिवगुप्त और महाभौगुप्त। बाप यदि शिवगुप्त हुआ तो लड़का भौगुप्त होगा। प्रत्येक के जन्म नाम व्यक्तिगत होते थे, परंतु गद्दी पर बैठते ही राजकीय नाम धारण करना पड़ता था। डॉक्टर अजय मित्र शास्त्री के अनुसार अब जो पुरातत्व संबंधी सामग्री हमारे हाथ लगी है, वह इस निश्चय पर पहुंचाती है कि महाशिवगुप्त बलार्जुन का शासनकाल 8वीं सदी के अंतिम सालों में हुआ, और अब यह निश्चित हो गया है कि सोमवंशियों का शासन 9वीं सदी के आसपास प्रारंभ हो जाता है, जो लगभग सत्य के करीब है। पांडुवंशियों के आलेख पेटिका शीर्ष लिपि में है, जबकि सोमवंशी के आलेख उत्तरी नगरी लिपि में है। इसका कारण प्रदेश परिवर्तन भी हो सकता है। क्षेत्रीय परिवर्तन के साथ लिपि में परिवर्तन आना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। भारत में क्षेत्रीय प्रभाव प्रति 20 किलोमीटर में दिखाई देने लगता है। त्रिकलिंगाधिपति सोमवंशी शासकों ने त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण की थी। यह उपाधि एक ओर तो उपाधि था, दूसरी ओर यह सोमवंशियों के लिए लक्ष्य सूचक है। पांडुवंशी महाशिव तिवर राज ने इस उपाधि को पहली बार धारण किया। पांडुवंशी महाशिव तिवर राज ने इस उपाधि को पहली बार धारण किया। पांडुवंशी महाशिव तिवर राज ने इस उपाधि को पहली बार धारण किया। त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि ने इतिहासकारों के लिए नई समस्या पैदा कर दी। कलिंग के 3 भाग न तो पौराणिक न ऐतिहासिक दृष्टि से सिद्ध होता है। ओड, कागोद, उत्कल नाम के साथ कलिंग भी प्रयोग में आता रहा है, मगर 3 क्षेत्रों के स्वामी के स्थान पर अब इतिहासकार त्रिकलिंग को एक भौगोलिक इकाई मानते हैं। डॉक्टर श्याम कुमार पांडे ने लिखा है, इस प्रकार हम देखते हैं कि त्रिकलिंग का क्षेत्र छत्तीसगढ़ के दक्षिण
उड़ीसा के पश्चिमी भाग तथा आंध्र के पूर्वी भाग को मिलाकर बनी एक भौगोलिक इकाई थी। डॉक्टर अजय मिश्र शास्त्री के अनुसार उड़ीसा का कोरापुट जिला तथा उससे लगा आंध्र प्रदेश का श्रीकाकुलम जिला ही त्रिकलिंग क्षेत्र था। कोसल कलिंग तथा उत्कल के स्वामी विषयक त्रिकलिंग की धारणा अब मृत प्राय हो गई है। श्री राम नेमा के अनुसार यद्यपि त्रिकलिंग की सीमा को सही ढंग से प्रस्तुत करना कठिन कार्य है, तथापि विभिन्न अभिलेखों के आधार पर सहज ही माना जा सकता है। कोसल में बहने वाली महानदी इसकी उत्तरी सीमा थी। उत्तर पूर्वी सीमा कोगोड़ा तथा पूर्वी सीमा बंगाल की खाड़ी थी। हरे कृष्ण मेहताब के अनुसार ऋषिकुल्य नदी से लगयूला नदी के मध्य का भाग त्रिकलिंग था, जिसमें जयपुर जमींदारी, बस्तर जिला, बोलांगीर, पटना, कालाहांडी, सोनपुर के साथ संबलपुर जिला त्रिकलिंग राज्य के अंतर्गत शामिल था। तिथि निर्धारण। सोमवंशी शासन का प्रारंभ कब से हुआ और कब तक शासन रहा, इस पर इतिहासकारों में मत विभिन्न हैं। इस संदर्भ में फ्लीट व किल्हान ने सबसे पहले सोमवंशियों के अभिलेखों में प्रयुक्त लिपि को आधार मानकर इनका काल 9वीं से 11वीं सदी के अंत तक बतलाया है। डॉक्टर अजय मिश्र शास्त्री ने इस संदर्भ में महत्वपूर्ण अध्ययन मनन कर सोमवंशियों का कालक्रम 9वीं सदी के मध्य से 11वीं सदी तक माना है। श्री राम नेमा के अनुसार 910 ईस्वी से 1118 ईस्वी तक सोमवंशी शासन का लगभग 208 सालों तक रहा। प्रमुख सोमवंशी शासक। पहला शासक शिवगुप्त। 850 से 880 ईस्वी सोमवंश का पहला शासक शिवगुप्त था। उसके बारे में सूचना महाभौगुप्त प्रथम जन्मेजय के अभिलेख से मिलती है। परम भट्टारक महाराज धीराज परमेश्वर उसकी उपाधि बतलाई गई है। परम भट्टारक महाराज धीराज परमेश्वर उसकी उपाधि बताई गई है। त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि उसके नाम उसके पुत्र के साथ नहीं जोड़ी गई। इससे ज्ञात होता है कि त्रिकलिंग क्षेत्र बाद के सालों में सोमराज साम्राज्य में शामिल हुआ। शिवगुप्त शैव मतावलंबी था। शिवगुप्त का शासन 850 ईस्वी से प्रारंभ होता है, मगर ऐसा प्रतीत होता है कि वह पूर्व में किसी शक्तिशाली नरेश के सामंत के रूप में पूर्वी छत्तीसगढ़ के भाग पर शासन कर रहा था। राय बहादुर हीरालाल ने लिखा है, सिर्फ उससे निकाले गए महाभौगुप्त का पुत्र शिवगुप्त हीन दशा में उत्पन्न हुआ, तब महा सब भूल गया, परंतु उसके लड़के ने त्रिकलिंग को जीतकर प्राचीन प्रतिष्ठा पुनः प्राप्त कर ली और वंश परंपरा का नाम पूर्ण रूप से पुनः धारण कर लिया। 214 सोमवंश का प्रारंभ 1850 ईस्वी से माना गया है। सिरपुर से लेकर संबलपुर सोनपुर तक महानदी क्षेत्र उसका शासन क्षेत्र था। सोमवंश के संस्थापक राजा के रूप में शिवगुप्त का ऐतिहासिक महत्व है। लगभग 31 साल का उसका शासनकाल शांतिपूर्ण व्यतीत हुआ। किसी बड़े आक्रमण का न तो उसने सामना किया, न साम्राज्य विस्तार के लिए कोई बड़ी लड़ाई लड़ी। महाभौगुप्त प्रथम जन्मेजय 880 से 920 ईस्वी। महाभौगुप्त प्रथम जन्मेजय 880 से 920 ईस्वी। शिवगुप्त के पश्चात उसका पुत्र महाभौगुप्त प्रथम जन्मेजय सोमवंशी शासक हुआ। धर्म कंदर्प तथा स्वभावतुंग के नाम से भी यह जाना जाता है। धर्म कंदर्प तथा स्वभावतुंग के नाम से भी यह जाना जाता है। इसके 13 ताम्रपत्र प्राप्त हुए हैं। प्रथम जन्मेजय के ताम्रपत्रों से तत्कालीन दक्षिण कोसल की राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक दशा की झलक मिलती है। महाभौगुप्त प्रथम जन्मेजय ने त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण की थी। इससे स्पष्ट होता है कि इसने त्रिकलिंग के कुछ क्षेत्र पर अवश्य अधिकार स्थापित किया था। संबलपुर, बलांगीर क्षेत्र पर उसका अधिकार था। इसके अलावा महानदी के दक्षिण स्थित सारंगढ़ व सिरपुर क्षेत्र पर उसका अधिकार था। तभी वह अपने को कोसलेंद्र कहलाने का हकदार मानता है। पहली बार महाभौगुप्त प्रथम जन्मेजय ने त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण की थी। महाभौगुप्त प्रथम ने साम्राज्य का विस्तार पूर्वी दक्षिण कोसल में किया, क्योंकि दक्षिण कोसल का भाग पश्चिमी भाग त्रिपुरी के कलचिरियों के तथा दक्षिण पूर्वी भाग नलवंशी शासकों के अधिकार में था। ऐसी स्थिति में इसने पूर्वी दक्षिण कोसल क्षेत्र में साम्राज्य विस्तार किया। महाभौगुप्त प्रथम जन्मेजय ने संभवतः कलचिरियों को पराजित कर अपने छीने गए प्रदेश पर पुनः अधिकार स्थापित कर लिया।
ऐसा डॉक्टर पांडे मानते हैं। महाभावगुप्त प्रथम का उल्लेख ताम्रपत्रों में परम भट्टारक, महाराजधिराज, परमेश्वर, सोमकुल तिलक, त्रिकलिंगाधिपति जैसे उल्लेखनीय महत्वपूर्ण तथा भारी भरकम उपाधियों के साथ किया गया। इसी ताम्रपत्र में पहली बार उसे जन्मेजय लिखा गया है। वर्तमान सोनपुर नगर से लगभग 25 किलोमीटर दूर स्थित ग्राम बतेतिल की पहचान वक्र तेतली से की गई है। सिद्धम और ओम के ताम्रपत्र का प्रारंभ हुआ है। भाषा संस्कृत है। राजमुद्रा में लक्ष्मी का अंकन है। सोनपुर ताम्रपत्र से विवरण मिलता है कि जन्मेजय जो त्रिलोक में उजागर है, इस प्रशासन की धुरी शासक था। डॉक्टर पी.एल. मिश्रा ने लिखा है, महाभावगुप्त प्रथम जन्मेजय एक महान शासक था। उसके लगभग 1.5 दर्जन अभिलेख हमें प्राप्त हुए हैं, जो मुख्यतः ताम्रपत्र है। इनके आधार पर निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि उसका शासन वैभवपूर्ण, प्रगतिशील, समृद्धि और शक्ति से परिपूर्ण था। परमेश्वर की उपाधि से सिद्ध होता है कि वह शैव था। राजमुद्रा में लक्ष्मी का अंकन उसे वैष्णव बतलाया है। वास्तव में वह दोनों संप्रदायों को महत्व देता था। डॉक्टर श्याम कुमार पांडे ने लिखा है, शिवगुप्त द्वारा पुनः स्थापित सोमवंश को महाभावगुप्त प्रथम जन्मेजय ने सुदृढ़ नींव प्रदान की, जिसके आधार पर राजवंश लगभग 265 सालों तक शासन करता रहा। यद्यपि यह शासन छत्तीसगढ़ की मुख्य भूमि पर होता हुआ नहीं दिखता। तीसरा शासक महाशिवगुप्त प्रथम ययाति। जन्मेजय का पुत्र महाशिवगुप्त प्रथम के नाम से सोमवंश की परंपरा को आगे बढ़ाता है। उसने विनीतपुर का नाम बदलकर ययाति नगर कर दिया। अपने नाम पर विनीतपुर का नाम बदलकर ययाति नगर कर दिया होगा। डॉक्टर पांडे जो अनुमान लगा रहे हैं। डॉक्टर पांडे के अनुसार इसका शासनकाल 30 से 35 साल का था। डॉक्टर मिश्रा के अनुसार यद्यपि यह इस वंश का तीसरा शासक था, तथापि वह अपने ही आलेख से दर्शा रहा है कि वह प्रचंड शक्ति, अदम्य साहस और अद्वितीय शौर्य का प्रतीक था। पश्चिमी दक्षिणी कौशल को छोड़ पूर्वी दक्षिणी कौशल में सोमवंशी आ बैठे थे, ताकि बंगाल के समुद्र तट तक पहुंच सके। पर इसका अर्थ यह नहीं होता है कि रायपुर बिलासपुर क्षेत्र उसके नज़रों से ओझल हो चुका है। कलिंग, कोगोड़ा, उत्कल और कौशल प्रदेश का वह स्वयं स्थापित स्वामी बन गया। ययाति विनीतपुर के बारे में अपने 34 साल के आलेख में उत्कीर्ण कराया है। इनका नाम बड़ा ही अर्थपूर्ण है, जिसमें शत्रु दल के शासकों के दूतों ने कुटी बनाकर निवास प्रारंभ किया, ताकि वे विजेता शासक महाशिवगुप्त प्रथम की सेवा कर सके। शासक के मंत्री व अधिकारीगण अपनी नीति व आचरण के लिए नगरवासियों में बड़ी प्रसिद्धि प्राप्त कर सके। उनकी नीति व आचरण धर्मशास्त्र व अर्थशास्त्र पर आधारित थे। ताम्रपत्र में सोमवंशी की प्रशंसा में लिखा है, सोमवंशी पृथ्वी पर इसलिए अवतरित हुए हैं ताकि इस विश्व का कल्याण और समृद्धि हो सके। सोमवंशी शासक उड़ीसा की ओर क्यों साम्राज्य विस्तार किए, इस संदर्भ में लिखा है, सोमवंशी शासक कौशल के पूर्वी हिस्से में छा गए, क्योंकि उन्हें सुदूर पूर्व तक विस्तार के लिए मैदान खुला दिखाई दे रहा है। सोमवंशी शासकों की त्रिपुरी के कलचिरियों से बैर भाव चल रहा था। महाशिवगुप्त प्रथम ने चेदी नरेश दुर्गराज को पराजित कर डाहल को जला डाला था, उजाड़ दिया था। डाहल का युवराज प्रथम 1915 से 1945 ईस्वी दुर्गराज के नाम से जाना जाता रहा होगा। ययाति ने युवराज पर आक्रमण कर उसे परास्त किया। डॉक्टर मिश्रा ने प्रशंसात्मक ढंग से लिखा है, महाशिवगुप्त ययाति की चेदी शासकों से मुठभेड़ हुई और शासक ने अपनी सीमाओं की पूरी ताकत व सफलता से अक्षुण्ण बनाया। जब डाहल ने चेदी शासक के सेनापति भट्टपेड़ी ने छत्तीसगढ़ कौशल की सीमाओं को चिल्पी घाटी से गूंज कर ललकारा और विभत्स कार्य किया, तो महाशिवगुप्त ययाति ने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया और ऐसा सबक सिखाया कि आने वाले लगभग 100 साल से अधिक समय तक छत्तीसगढ़ में उनका प्रवेश असंभव हो गया। यद्यपि वे प्रयत्नशील अवश्य थे। ययाति ने भौमकरों के राज्य पर अधिकार स्थापित कर ओडू तथा दक्षिण कोसली पर सोमकुल का अधिकार 1924 से 1940 के मध्य हुआ होगा। राज्य सीमा के अंतर्गत संपूर्ण उड़ीसा आ गया। महाशिवगुप्त ययाति सोमकुल का एक महान शक्तिशाली शासक था। उसने अपने वंश के गौरव को बढ़ाया तथा साम्राज्य विस्तार किया। अब आते हैं महाभावगुप्त द्वितीय भीमरथ 1955 से 1975। महाभावगुप्त द्वितीय भीमरथ 1955 से 1975। महाशिवगुप्त ययाति के पश्चात उसका बेटा महाभावगुप्त द्वितीय भीमरथ राजगद्दी पर बैठा।
उसका शासनकाल लगभग 20 वर्षों का माना गया है। कलचुरियों ने लक्ष्मण राज द्वितीय 1945 ईस्वी से 1970 ईस्वी के नेतृत्व में कौशल और ओढ़ पर आक्रमण कर वहां के शासक को परास्त किया। भीमरथ ने कलचुरियों के आक्रमण और संभावना के बावजूद अपना साम्राज्य सुरक्षित रखा। वह शैव धर्म का अनुयायी था। उसे पृथ्वी का भूषण और कली का कल्प वृक्ष कहा गया है। ययाति को राजधानी बना वह शांतिपूर्ण शासन करता रहा। डॉक्टर मिश्रा ने इसका शासनकाल 875 से 895 ईस्वी माना है। कटक ताम्रपत्र में राजा की प्रशंसा में लिखा है, रत्न रूपी राजाओं में वह श्रेष्ठ रत्न था। शत्रु समूह की समृद्धि का वह विनाशक सुंदरता का वह मायने था। जिसके चरणों की सेवा में अनेक शासक लगे रहते थे, जिसका चरित्र स्वच्छ व पवित्र था और जिसने युद्ध भूमि में अपने शत्रुओं के भाग्य को छीन रखा था। त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि उसने भी धारण की थी। डॉक्टर मिश्र राय देते हैं कि सुवर्णपुर, विनीतपुर, मोरासिम, आराम, ययाति नगर ये सब सुवर्णपुर के उपनगर रहे होंगे। कटक से ताम्रपत्र का मिलना प्रमाणित करता है कि दक्षिण कौशल के सोमवंशी त्रिकलिंगाधिपति थे। महाशिवगुप्त द्वितीय धर्मरथ 1975 ईस्वी से 1995 ईस्वी। महाशिवगुप्त द्वितीय धर्मरथ 1975 ईस्वी से 1995 ईस्वी। महाभवगुप्त द्वितीय भीमरथ के पश्चात उसका पुत्र महाशिवगुप्त द्वितीय धर्मरथ के नाम से सोमवंशी के सिंहासन पर बैठा। वह शैव धर्मी था। त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि उसने भी धारण की थी। राजमल के नाम से भी वह जाना जाता था। द्वितीय परशुराम के रूप में उसे ब्रह्मेश्वर मंदिर शिलालेख में आदर के साथ याद किया गया है। इसने गौड़ साम्राज्य विस्तार किया। उसके छोटे भाई इंद्ररथ ने यह कार्य संपन्न किया। महाभवगुप्त द्वितीय भीमरथ के पश्चात उसका भाई नहुप गद्दी पर बैठा, क्योंकि उसका कोई पुत्र न था। डॉक्टर पांडे के अनुसार धर्मरथ ने सोमकुल की यशो पताका को ऊंचा रखा, आंध्र और बंगाल तक विजय यात्राएं की। इस प्रकार तत्कालीन भारत में एक शक्ति संपन्न शासक के रूप में उभरा। ताम्रपत्र में राजा को योद्धा, सेनापति, राजनीतिज्ञ और साहित्य सभी में पर्याप्त निपुणता प्राप्त व्यक्ति बतलाया गया है। बंगाल और आंध्र पर उसका आक्रमण अति उल्लेखनीय कहा जा सकता है। महाभवगुप्त तृतीय नहुस 995 से 1010। महाभवगुप्त तृतीय नहुस 995 से 1010 ईस्वी। महाभवगुप्त तृतीय धर्मरथ का भाई था। उसका शासनकाल अशांति भरा था। उसे अपने ही संबंधियों के कारण परेशानी का सामना करना पड़ा। उसका एक भाई इंद्ररथ था, जिसे धर्मरथ ने अपने जीवन काल में ही कलिंग का गवर्नर बना दिया था। गौड़ और आंध्र पर आक्रमण कर उसने ख्याति प्राप्त की थी। वह सोमवंश के सिंहासन पर बैठना चाहता था। नहुस को उसने राजा के रूप में अस्वीकार कर दिया। ओड़ प्रदेश पर अधिकार कर लिया। भाइयों के बीच की यह अनबन सोमवंश की कमजोर करने वाला सिद्ध हुआ। 15 सालों तक नहुस शासक रहा। इंद्ररथ 1010 से 1022 ईस्वी। नहुस के पश्चात उसका भाई इंद्ररथ सोमवंश के सिंहासन पर बैठा। भारी खतरों का सामना उसे करना पड़ा। कलचुरी, भोज, परमार व चोल वंश के राजाओं द्वारा कलिंग, उत्कल, ओड़ की विजय के अभिलेख में उल्लेख मिलते हैं। मिरासीवाद डॉक्टर D.C. गांगुली ने यह संभावना व्यक्त की है कि आदिनगर, ययाति नगर पर परमार राजा भोज और चोल राजेंद्र प्रथम ने संयुक्त रूप से राजा इंद्र पर आक्रमण किया होगा। इस संयुक्त सेना का सामना इंद्ररथ नहीं कर पाया होगा और संभवतः युद्ध क्षेत्र में मार डाला गया होगा। अन्य सोमवंशी शासक। इंद्ररथ के पश्चात महाशिवगुप्त तृतीय चंडीहर ययाति, जो अभिमन्यु का पुत्र था, सिंहासन पर बैठा। उसने त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण की। अपने कुल की डूबती नाव को उसने न केवल उबारा था, वरन भारतीय राजनीति के एक महत्वपूर्ण मुकाम पर पहुंचा दिया। लगभग 18 सालों तक उसने राज्य किया। चंडीहर का पुत्र महाभवगुप्त चतुर्थ उद्योत केसरी के नाम से सिंहासन पर बैठा। 1040 से 1065 ईस्वी तक शासनकाल था। कौशल एवं उत्कल दोनों भागों पर उसका शासन था। उसकी माता का नाम कोलावती था। अपने भाई अभिमन्यु को उसने कौशल क्षेत्र पर उपराजा नियुक्त किया। महाशिवगुप्त चतुर्थ जन्मेजय, महाभवगुप्त पंचम पुरंजय, महाशिवगुप्त पंचम कर्ण एक के बाद एक सोमवंशी राजा हुए। सोमकुल का अंतिम शासक कर्ण केसरी ही था। चोड़गंग ने तथा उत्कल एवं कौशल क्षेत्र से कलचुरी जाजलदेव ने सोमवंशी शासन का अंत कर दिया।
सोमवंशी के ताम्रपत्रों से उनकी शासन व्यवस्था का पता चलता है। देश, विषय, भुक्ति, मंडल, खंड नामक प्रशासनिक इकाइयों का उल्लेख मिलता है। कोसल देश, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, दक्षिण कोसल देश का उल्लेख मिलता है। विषय संभवतः वर्तमान जिले के समान एक इकाई रहा होगा। पोटा, ओकंटक, कसरलोड़ा, निपुण, संदाना, तोक्कार, सानूला आदि विषयों के नाम ताम्रपत्रों से उजागर हुए हैं। मंडल नामक प्रशासनिक इकाई का भी उल्लेख मिलता है। गिगांडा मंडल, संबारवाड़ी, रोगांडा मंडल आदि। उन्होंने लगभग 265 सालों तक कोसल उड़ीसा में राज किया। उनकी शक्ति से बंगाल, आंध्र व मध्य प्रदेश के राजवंश आतंकित रहते थे। शासन के उत्तरार्ध में राजवंश की आपसी लड़ाई से सोमवंशियों को कमजोर किया। दक्षिण कोसल में कलचुरियों के उत्कर्ष ने सोमवंशियों को अपकर्प का मार्ग दिखाया। धन्यवाद।